Yes, Mohit, please ask the students to join. Okay, sir. Okay. Am I audible? Yes, sir. So लास्ट क्लास में हम जो है रेसिप्रोकेटिंग मासेस का पढ़ रहे थे, बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस। कहाँ तक किया था हमने इसमें? बताइए। नहीं है आज? शुरू करें, क्लास स्टार्ट करें। Yes, sir. ओके, यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो हम पढ़ रहे थे आप रेसिप्रोकेटिंग ऑफ मासेस, बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस एक्चुअली। तो हम देखते हैं कि जो हमारा सिंगल सिलेंडर इंजन होता था, जब सबसे पहले हमारा स्टीम इंजन आया इन इन एग्जिस्टेंस, सो हमने देखा देयर वाज अ वेरी डिफिकल्ट टू रन दैट इंजन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन बिकॉज ऑफ वेरी 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 लार्ज अनबैलेंस फोर्सेस वर एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। ठीक है, जो भी उसके मैकेनिज्म्स थे वो इतने लॉन्ग रन तक सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। तो हमने जब उसको चीज को एनालाइज किया, मींस इंजीनियर्स ने, they find that there are certain unbalanced forces at the reciprocating masses too. जो हमने रोटेटिंग मासेस का तो देख लिया कि इनबैलेंस फोर्सेस आती हैं that tend to deflect your shaft on which the unbalanced forces, unbalanced mass were placed, जो हमने अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि रोटेटिंग मासेस की वजह से जो आपकी डिफ्लेक्शन आती है उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंजीनियर्स कि आप रेसिप्रोकेटिंग मास को कैसे आप बैलेंस करें। सो इट्स itself is a big challenge.
तो उन्होंने देखा कि भाई थ्योरेटिकली इसको पहले एक बार हम एनालाइज करते हैं किस तरह की फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, और हम जो भी हो सकता है इनको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे अनबैलेंस फोर्सेस को। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि कौन कौन सी फोर्सेस इस पे एक्ट करती हैं। तो जो हमने अपनी फर्स्ट क्लास पढ़ी थी, जो सबसे पहली क्लास थी, उसमें जब हमने पढ़ा था, अपना पहला यूनिट स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने दो तीन फोर्सेस जो थी निकाली थी, और फिर हमने उनका एक्सेलरेशन निकाला था, जिसमें हम करते थे डायनेमिक एनालिसिस, फोर्स एनालिसिस हमने निकाला था। फोर्स ऑन रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स ऑफ इंजन पढ़ा था, जिसमें हम निकालते थे आर ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा बाई टू एन, एंड हमने जब एक्सेलरेशन निकाला था, इट इज आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा बाय एन, ये निकाला था। Yes, Yes, sir. यू रिमेम्बर दैट थिंग? तो वो चीज हम यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट करेंगे कि वो वाली फोर्सेस जो इस पे एक्ट कर रही हैं उनको हम कैसे बैलेंस करें। तो जो इंजीनियर्स ने उन्होंने क्या कहा कि ये जो मास है ना एम, ये रेसिप्रोकेट कर रहा है, इसकी वजह से जो है अनबैलेंसेस आ रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स होते हैं। तो हम क्यों ना जो इसकी फोर्सेस हैं इसके इक्वलेंट हम यहाँ पे सी पॉइंट पे एक मास रख लें, जिसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा किसके, ये रेसिप्रोकेटिंग मास की अनबैलेंस्ड फोर्स के बराबर। ओके, सो उन्होंने यही काम किया कि जितनी फोर्स ये प्रोड्यूस कर रहा था उतनी अमाउंट की फोर्स सी पॉइंट पे रखी हमने, एज्यूम किया, ही एक्चुअली में नहीं है, एज्यूम किया इसको, एंड दे फाइंड आउट इट कि भाई ये कितनी फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक्ट करेगी, जो अनबैलेंस इस पे जो अनबैलेंस फोर्सेस प्रोड्यूस कर रही है इस पॉइंट पे, ओ पे। ओके, सो सबसे पहले ये लिया इन्होंने एफ इनर्शिया फोर्स, ये वाली जो पहले हम निकालते थे, जो आपने निकाला था फोर्सेस ऑन रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑफ इंजन यूनिट 1 में। सिमिलरली एफ एन नॉर्मल फोर्स ऑन द स्लाइड ऑफ, ये आपकी जो साइड्स हैं सिलेंडर की, ड्यू टू इसका वेट की वजह से। एंड एफ बी इज द फोर्स ऑन द क्रैंक बेरिंग, क्रैंक शाफ्ट के बेरिंग पे जो फोर्स लग रही है। ओके, अब ये देखो, जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें था हमारे पास ये दो टर्म्स थी हमारे पास, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, एक बार मैं पेन ले लेता हूँ। ये देखो, जो हमारे पास थी फोर्स दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा बाय एन। अगर मैं यहां से इसको ओपन करूं ब्रैकेट को, तो हमारे पास दो फोर्सेज आती हैं, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, एक तो ये आ गई, प्लस दूसरी वाली कौन सी है, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस टू थीटा बाय एन। यही तो है, अगर मैं इस प्लस साइन को यहाँ से इसको ओपन करता हूँ ब्रैकेट को, देन वी विल गेट टू फोर्सेस। तो इन्होंने एनालाइज किया कि जो मैग्नीट्यूड था इस वाली फोर्स का, एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा, ये सबसे ज्यादा दुख दे रहा था हमें, मतलब ये सबसे ज्यादा पेनफुल था। ये इसकी जो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड होने की वजह से सबसे ज्यादा फेलियर्स इस फोर्स की वजह से आ रहे थे। अब एक बंदा है, उसको जुकाम हो जाए, उसको बुखार हो जाए, और साथ साथ हार्ट अटैक हो जाए, तो डॉक्टर क्या दवाई देगा उसको, पहले बताइए। हार्ट अटैक की दवाई देगा या जुकाम की देगा या बुखार की देगा? बताइए। हार्ट अटैक की देगा। हार्ट अटैक की देगा कि भाई कोई बात नहीं, बुखार उखार तो इसका हम ठीक कर लेंगे, पहले बंदा जिंदा तो रहे। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इसका मैग्नीट्यूड कम था और इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा था, तो कम से कम इंजन चले तो सही, थोड़ी मोटी वाइब्रेशन आएंगी उनको तो देख लेंगे, लेकिन ये तो चलने ही नहीं दे रहे इंजन को, तो भैया इसका इलाज करो पहले। सो मेन था कि भाई सबसे पहले इस जो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्सेस को कहा गया कि दिस इज द प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्सेस को कहा गया, और इसको बोल दिया सेकेंडरी, पर तेरे को बाद में देखेंगे, पहले इंजन चला तो ले, ये तो चल ही नहीं रहा। गेटिंग माई पॉइंट, कि भाई ये वाली फोर्स इतनी ज्यादा है कि भाई ये तो पूरी चीजों को तोड़ फोड़ के फेंक रही है, तो इसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बेहद जरूरी है।
ओके, सो इन्होंने कैटेगराइज किया इन चीजों को, दिस इज द प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स, ये सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड की है, एंड दूसरी थी आपकी सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब नाउ द फोर्स आल्सो डिपेंड अपॉन द cos थीटा वैल्यू, सो ये मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, ये चीज फाइंड आउट करना है। तो प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 0 एंड 180, cos थीटा 0 इज इक्वल टू 1 होता है, अरे cos का डोमेन क्या है, 1 to -1 इज द डोमेन, ये तो डोमेन है इसका। cos थीटा का क्या डोमेन है कि ये वेरी कहां से कर सकता है, अगर मैं cos का डायग्राम बनाऊं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, देन दिस विल बी द, ओके, ये कर्व है एक्चुअली, हाफ कर्व है, हाफ मतलब यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे, दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ओके, ये 0 है, ये π/2, ये पाई, ये है पाई, ये 3π/2। तो मुझे बताओ यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 1। 1, और यहाँ पे वैल्यू आएगी -1। सो ये जो cos की वैल्यू है, ये 1 से -1 के बीच में ही तो वैल्यू कर रही है, सो मैक्सिमम वैल्यू या तो -1 होगी अपोजिट डायरेक्शन में, या 1 होगी उसी डायरेक्शन में। सो द फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, या तो फोर्स इधर होगी या इधर होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम इसका दो वैल्यूज पे आ रहा है, पाई इज 180 एंड 0 डिग्री पे, ठीक है। सो ये कह रहा है प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स इतनी होती है और मैक्सिमम कब होगी, व्हेन थीटा इज 0 एंड 180, दिस द प्राइमरी फोर्स मैक्सिमम ट्वाइस होती है इन वन रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक, ठीक है। तो ये इस वाले पॉइंटेड पे तो हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना है कि इस यहां जाके तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, तो मैक्सिमम फोर्स होगी कितनी, जब cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्सेस की, तो cos 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, अब देखो ये 90 पे था, cos थीटा कब आ जाएगा, 0 पे, 90, 180 एंड 360, ये ये चार वैल्यूज पे क्रैंक रोटेशन की, क्योंकि क्रैंक रेवोल्यूशन जो है पूरा वो 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे सिर्फ 180 और 0 डिग्री पे हो रहा था, ये सिर्फ 2 बार आ रही थी, लेकिन ये 4 बार आ रही है ना। सो द सेकेंडरी फोर्स मैक्सिमम 4 बार क्रैंक के एक रेवोल्यूशन पे करती है, और ये कितनी आती है, ये वाली वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कई बार, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्सेस, एम ओमेगा, ओमेगा और आर की वैल्यू दी होगी, आपको पूछ लेगा एफ पी मैक्सिमम बताओ कितना होगा। सिमिलरली आपको एफ एस बोलेगा सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स कितनी होगी मैक्सिमम, गॉट इट। यस सर। ये प्राइमरी सेकेंडरी का झंझट समझ में आया। यस सर। Yes, sir. ओके, सो फ्रॉम अबव यू कैन सी द सेकेंडरी जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो 1/n टाइम्स ऑफ द प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स इतनी थी, और मैक्सिमम बात कर रहा हूं मैं सिर्फ मैक्सिमम की, मैक्सिमम प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स ये थी, और मैक्सिमम सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स ये थी। अब इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं इसको डिवाइड बाय n कर दूं, डिवाइडेड बाय n कर दूं, तो ये क्या सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स नहीं आ जाएगी। तो ये बोल रहा है कि सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स इज 1/n टाइम्स योर प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स, और n की वैल्यू आपको पता ही है, इज इक्वल टू L/R। क्रैंक शाफ्ट की कितनी लेंथ है, सॉरी आपकी कनेक्टिंग रॉड की कितनी लेंथ है, डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ क्रैंक, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, यही तो हमने निकाली थी सबसे पहले। सो इट्स आल्सो डिपेंडेंट ऑन द n। In case of moderate speed, the secondary imbalance is so small that it can be neglected as compared to primary imbalance force. When जब आपकी जो speed of rotation है वो इतनी high नहीं है, तो हम इस force को neglect कर सकते हैं, क्योंकि ये divided by n है। अगर L की वैल्यू ज्यादा है by R,
तो n की वैल्यू काफी ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? और n की Yes, वैल्यू sir. ज्यादा होगी और ये डिनोमिनेटर में है, देन fs की वैल्यू देखो आप, घटेगी कि नहीं घटेगी? घटेगी सर। तो यही कह रहा है कि मॉडरेट स्पीड्स पे सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स इतनी ज्यादा नहीं होती और वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न भी नहीं है। बट मैटर ऑफ कंसर्न ये है, यही तो है असली दुख पीड़ा दर्द कारण, यही है सब। इसको पहले हटाओ, कैसे भी करके हटाओ भैया इसको। Now, the unbalanced force due to reciprocating masses varies in magnitude but constant in direction. While in revolving masses, the unbalanced forces is constant in magnitude but varies in direction. देखो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने बताया है कि जब आपकी रोटेटिंग जो बॉडीज होती थी, जब हम रोटेट करते थे बॉडी को, किसी बॉडी शाफ्ट पे रोटेशन हो रहा था, तो इनका जो मैग्नीट्यूड था दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये कांस्टेंट था बिकॉज मास इज कांस्टेंट, देयर रोटेशन का डिस्टेंस जो यहाँ पे था वो भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ओमेगा जो का रोटेशनल स्पीड है दैट इज आल्सो कांस्टेंट। सो द मैग्नीट्यूड जो इसका था वो कांस्टेंट था, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट व्हाइल इट्स डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। चेंज हो रही थी कांस्टेंट, अब यहाँ पे आ जाएगी बॉडी, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर इधर, 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 इधर एंड यहाँ चेंज हो रही है ना, कांस्टेंट चेंजिंग इन डायरेक्शन। बट अगर मैं बात करूं रोटेटिंग मास, रेसिप्रोकेटिंग मासेस की, द मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, बट डायरेक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन जो है ये कांस्टेंट है, समझे बात को? ये Yes, sir. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। अब देखो भैया साहब, देखो इसको हम करना है बैलेंस। तो देखो मैंने इसको मान लिया, जो पी का जितना भी मास था उसको मैंने एज्यूम कर लिया ये मास इसके सी पॉइंट पे रखा है इक्विवेलेंट, और एम आर ओमेगा स्क्वायर इज द अनबैलेंस फोर्स इंड्यूस्ड बाय दिस रेसिप्रोकेटिंग मास। तो भैया पूरा इसको बैलेंस नहीं कर सकता है हम इसको, ये कंप्लीट बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सब चीज हमारा इमेजिनेशन पे चल रहा है, क्योंकि इसमें एक सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्सेस भी आएगी, तो इसको हम पूरे पार्शली जो है कंप्लीटली इसको बैलेंस नहीं कर सकते, तो इसको हम पार्शली बैलेंस करेंगे। हमने क्या किया, एक बॉडी बी जिसका मास बी है उसको प्लेस कर दिया इसके अपोजिट एंड पे बैलेंसिंग के लिए। सो वो उसका जो फोर्स होगा दैट इज पी ओमेगा स्क्वायर बी, इज द डिस्टेंस बी पॉइंट पे रखा है मैंने उसको, ये आर पे था तो एम आर ओमेगा स्क्वायर आया था। अब नाउ डिस्टेंस ऑफ देयर रेवोल्यूशन इज बी, सो दैट force due to this rotating mass will be b omega square into small b the distance। समझे बात को? नाउ अगर मैं किसी पॉइंट थीटा पे बात करूं, अगर ये क्रैंक कुछ ट्रेवल करके गई है थीटा एंगल, तो ये बी मास इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी थीटा एंगल पे मूव करेगा। नाउ अगर मैं इसका इवेल्युएट करूं और इसके कंपोनेंट्स निकालूं in vertical and horizontal directions, then it will be b omega square b cos theta in horizontal direction and b omega square b sin theta in vertical directions। होगा कि नहीं होगा? yes or no? होगा सर। अब हमारी जो अनबैलेंस फोर्स है वो इस रोस्पेटिक मास की वजह से है, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो क्या है, रेड लाइन से दिखाया हुआ है। तो इसके जो पैरेलल फोर्स है जो इसको अपोज करने के लिए, बैलेंस फोर्स जो इसको बैलेंस करेगी, प्राइमरी बैलेंस को अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस करेगी, वो कौन सी वाली फोर्स होगी, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। मूवमेंट ऑफ सिलेंडर देखो क्या है, सिलेंडर ऐसे थोड़ी ना मूव कर रहा है, ऐसे ऊपर ऐसे मूव कर रहा है क्या? हॉरिजॉन्टल है सर। हाँ ये वाला। तो अनबैलेंस फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो बैलेंसिंग के लिए भी हमें इस डायरेक्शन की कंसीडर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? सो वी विल कंसीडर दिस बी ओमेगा स्क्वायर बी कॉस थीटा एज अ फोर्स टू बैलेंस दिस अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग मास। ओके, देखते हैं अब क्या होता है आगे।
तो हमने इसको इक्विवेलेंट कर दिया किसके, एम ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा के बराबर, क्योंकि यही तो अनबैलेंस फोर्स है। इसकी वजह से भी तो देखो, ये मास की वजह से भी ये यहाँ फोर्स थोड़ा ना कैलकुलेट कर पा रहे हैं हम तो यहाँ से लेंगे ना, क्योंकि मास को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब इसका भी तो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा हमें। यस सर। अब इसको हमने इक्विवेलेंट कर दिया दोनों के, सो वी विल गेट द वैल्यू फॉर बी इनटू, मतलब इसका कितना वेट होगा और कितना इसका डिस्टेंस होगा, दैट एक्चुअली वी गेट कि हमें कितना मास और कितने डिस्टेंस पे लगाना है फॉर बैलेंसिंग दिस। नाउ ये जो मास है जो हमने यहाँ पे लगाया है, ये वाला m, इसको हमने कंप्लीटली m मास से बैलेंस नहीं किया है। इसको हमने किया है m इज इक्वल टू c इंटू m1 से। ओके, ठीक है यार, ये m नहीं, दिस इज b, और इसको मैं करता हूँ m नहीं, दोबारा करना पड़ेगा इसको। ये जो m है इसको हमने कंप्लीटली जो है बैलेंस नहीं किया है। ओके, और इसको जो b मास है ना, ये m इज नॉट इक्वल टू b, नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये क्या कंप्लीटली बैलेंस हो पाएगी? अगर मैं b इज इक्वल टू आर कर दूं तो m इज इक्वल टू b होना चाहिए फॉर कंप्लीट बैलेंसिंग। यस सर। लेकिन हमने नहीं लिया इसको, हमने b क्या लिया, b इज c टाइम्स ऑफ m, मतलब कुछ कंपोनेंट इसका 0.1 से लेके 0.99 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा। अगर c की वैल्यू 1 हो जाएगी तो b इज इक्वल टू m हो जाएगा, कंप्लीट बैलेंसिंग हो जाएगी। वी हैव डन अ पार्शियल बैलेंसिंग, ठीक है। यस। तो यहाँ पे ये दिखाया उसने कि सी एम आर इज इक्वल टू बी ओमेगा, बी इंटू स्मॉल बी, मतलब बी इज द डिस्टेंस फ्रॉम विच द बी इज रोटेटिंग, एंड एम आर तो वो हमने क्रैंक के ऊपर वेट रखा ही है, लेकिन दैट इज सी, दैट इज फ्रैक्शन सी, नॉट कंप्लीट एम आर। ये देखे ना, एज कंपेयर्ड, लेट द फ्रैक्शन सी बी द रोटेटिंग मास टू बी बैलेंस्ड। जो भी रेसिप्रोकेटिंग मास हमने बैलेंस करना है उसका फ्रैक्शन सी हमें करना है बैलेंस, कंप्लीट नहीं करना। इसको एक बार मैं पढ़ देता हूं आपके लिए क्या लिखा हुआ है। A little consideration will show that the primary force is completely balanced by if B into B is equal to M into R। ये हमने निकाला कि अगर हमें इसको completely बैलेंस करना है तो ये वाली जो रिलेशनशिप है ये मेंटेन होनी चाहिए। बट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिवॉल्विंग मास हैज आल्सो अ वर्टिकल कंपोनेंट and during perpendicular to the line of the stroke of the magnitude b omega square b sin theta। ये वाला भी तो है इस पे, ये वाला भी तो है ऊपर डायरेक्शन में ऊपर, और यहाँ पे भी इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ये इसको हम कंप्लीटली बैलेंस कैसे कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, समझे बात को। so this force remains unbalanced, the maximum value of the force is equal to b omega square b when theta is equal to 90 or 270 degrees, which is same as the maximum value of primary unbalanced forces। तो इसकी वजह से हम इसका कुछ फ्रैक्शन ही बैलेंस कर पाते हैं। तो अगर ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे रखूं, इसको मल्टीप्लाई करूं, तो हमारा जो अनबैलेंस्ड फोर्स बच गया, जो बैलेंस नहीं हुआ, वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस सी होके हो जाएगा कि नहीं होएगा। देखो समझते हैं, यस सर। यहाँ पे ये क्रैंक रोटेट कर रही है और एक यहाँ पे बैलेंस्ड मास है एम, अनबैलेंस्ड मास है एम, सॉरी। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने एक बांस नीचे लगाया, दैट इज बी, एंड डिस्टेंस कितने पे, स्मॉल बी पे, और इसका डिस्टेंस जो था दैट इज आर। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ये बैलेंस हुई है ना फोर्स, जो बैलेंस हो चुकी है, मतलब ये मास कुछ बैलेंस हुआ है ना, ये कितना टाइम्स सी एम आर इज बैलेंस्ड, सी एम आर, सी टाइम्स एम आर इज बैलेंस्ड बाय बी इंटू स्मॉल बी।
लेकिन कुछ मास जो है इसका अनबैलेंस्ड अभी भी बचा हुआ है, तो वो कितना होगा? ये एम आर माइनस सी ऑफ एम आर, यही होगा। अगर मैं एम आर कॉमन लूं तो एम आर बाहर आ गया, बचा क्या? वन माइनस सी आर, वन माइनस सी, सॉरी। दिस इज द अनबैलेंस्ड फोर्स रिमेनिंग, जो भी बैलेंस नहीं हुआ है। समझे बात को? Yes, sir. कि जो हमने यस पीछे सर। मास लगाया था बी और डिस्टेंस स्मॉल बी पे, उसने सी टाइम्स एम आर को बैलेंस कर दिया, लेकिन हमारे पास जो बैलेंस करना था वो एम आर को बैलेंस करना था, वो नहीं हुआ। तो बच कितना गया हमारे पास? वन माइनस सी इंटू एम आर ही तो बचा। जो अनबैलेंस्ड फोर्स अभी बची हुई है, बैलेंस्ड मास लगाने के बावजूद भी जो बची हुई है, दैट इज एम आर वन माइनस सी। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये वाला रिलेशन आया कि नहीं समझ में? कैसे आया? वन माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, दिस इज द अनबैलेंस्ड फोर्स जो बच गई है अभी। बताइए। सर आ गया समझ में। ये जो फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बची हुई है, आपकी बैलेंस नहीं हुई, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में तो अभी खड़ी हुई है, इसको तो हमने बैलेंस किया ही नहीं है। इसके इक्विवेलेंट इसको रखा है ना, इसके इक्विवेलेंट तो रखा ही नहीं इसको हमने अभी। एक यस ये वाली Yes, फोर्स भी तो sir. बची हुई है। सो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन उसमें अगर फोर्स होती है, तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम? पाइथागोरस से निकालेंगे। ये इसका जो, मुझे अगर ये वाला रिजल्टेंट निकालना है, मुझे ये वाली फोर्स पता है, ये वाली फोर्स पता है, तो मैं इसको क्या करूंगा? यहाँ ऐसा ड्रॉ कर दूंगा, और इसका स्क्वायर अंडर रूट, यही वैल्यू वैल्यू तो ये आएगी। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में Yes, मेरे sir. पास ये वाली फोर्स थी जो अभी मैंने निकाली, अनबैलेंस फोर्स, वन माइनस सी आर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। और एक जो थी वर्टिकल डायरेक्शन में, सी एम ओमेगा स्क्वायर आर आर साइन थीटा। अब इन दोनों का मैंने रिजल्टेंट निकालता हूं, देन आई विल गेट द एक्चुअल अनबैलेंस्ड फोर्स, जो मुझे पता चलेगी एट एनी इंस्टेंट ऑफ थीटा वैल्यू। मतलब अगर मेरे को थीटा की वैल्यू पता है, तो मैं उस हर थीटा की वैल्यू पर इस फॉर्मूला में आंसर रख के अनबैलेंस्ड फोर्स की रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकता हूं। हर थीटा पे, थीटा चाहे मुझे कुछ भी दिया हो, मैं हर पॉइंट पे अनबैलेंस्ड फोर्स निकाल सकता हूं। यस और नो? दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला हमारे पास बन गया थीटा के लिए। अगर मुझे थीटा की वैल्यू कोई भी दे दो आप, आई विल गिव यू द अनबैलेंस्ड फोर्स। राइट? यस सर। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब थोड़ा वे नोट्स देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। शॉर्ट में लिखा हुआ है, वो इतना बड़ा मैंने समझाने के लिए बताया, ये छोटा मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। इसमें देखो, ये पूरा वही सिस्टम दिखाया हुआ है कि कैसे अनबैलेंस्ड मास को मैंने यहाँ पे एज्यूम किया, ठीक है। और ये वाली जो फोर्स है, इसको मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके रोटेटिंग मास जो होते हैं, जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, बट उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। बट अगर रेसिप्रोकेटिंग में करें तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, और डायरेक्शन सेम रहती है, बट मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। यही बताया ना। फिर हमने देखा कि दो तरह की फोर्सेज है हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्सेज। हमारा दुख दर्द है प्राइमरी का, जिसको हमें सॉल्व आउट करना है, और सेकेंडरी को हम बाद में देखेंगे। अब प्राइमरी अनबैलेंस फोर्सेस जो हैं, प्राइमरी बैलेंसिंग के लिए जो हम रेसिप्रोकेटिंग मास कर रहे हैं, इसको हमने यहाँ से जो मास है इसको यहाँ पे एज्यूम कर लिया, उसके लिए हमने रिलेशनशिप डेवलप करी। यहाँ से इसको दो जो कंपोनेंट्स हैं इसमें डिवाइड किया इसको, एंड वी प्लेस दिस कंपोनेंट इक्वल टू द अनबैलेंस फोर्सेस, जो लाइन ऑफ एक्शन है इसके इक्वलेंट, और हमें रिलेशन मिला। एंड देन वी कैप्ट के भाई इसमें एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है, उसको कैसे हम बैलेंस करेंगे, वो कंप्लीट बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कुछ फ्रैक्शन बच गया, तो बचा कितना? वन माइनस सी। बैलेंस किया कितना? सी।
तो कितना B और B स्मॉल b इंटू कैपिटल B ने कितना बैलेंस किया, दैट इज CR इंटू M इज द फोर्स दैट ही बैलेंस्ड। बचा कितना 1 माइनस C। फिर हमने रिजल्टेंट निकाला। ओके, यहां तक सभी को क्लियर है? सो एक्चुअली दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स जो हमें मिलता है। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट इज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि यहाँ पे हमें सब चीज विजुअलाइज करनी पड़ती है। हमारे सामने कुछ है नहीं, इमेजिनेशन ज्यादा करना पड़ता है। अगर आप इमेजिन सही से कर पाओगे देन इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है? Yes, sir. धीरे धीरे करके पढ़ेंगे हम, क्योंकि थोड़ा हैवी सब्जेक्ट है। एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर वेल। ओके, एकदम हमें सिलेबस को पीछे नहीं भागना है। सिलेबस तो हम एक दिन में एक यहाँ से पूरा निपटा सकते हैं भगा भगा के, लेकिन समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में आपको परफॉर्म करना है। फॉर दैट यू शुड नो कि ये चीजें कैसे हो रही हैं। सो यहाँ तक मैं समझूं आपको ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, बाकी बच्चों का क्या हाल है? यस सर। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. यस, आशुतोष सिंह, Yes, sir. चंचल, Yes, क्या इजी लग रहा है सब्जेक्ट? नहीं सर, थोड़ा मुश्किल है। Medium है sir. हाँ, वी विल मेक इट इजी। ओके, बस आपका सपोर्ट चाहिए। वी विल मेक इट इजी। आप रिवाइज करते रहो प्रॉपरली इसको ना। अभी हम ये 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। यार इतनी सिंपल चीजें हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको देखना है कैसे हो रहा है ये। और ये फॉर्मूले याद कर लो आप, कुछ भी नहीं है इनमें। मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गए ये। इतना कुछ टफ है नहीं इनमें। एक दिन आप मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। आप अभी क्लास खत्म होने के बाद, आपकी कोई क्लास है इसके बाद? नो No, सर, नो सर। तो आप क्या कीजिए, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, वो बुक आपको मैंने दे दी है। उसमें डायनेमिक एनालिसिस जो हमने किया था, उसमें जो आपकी एक्सेलरेशन हमने निकाला, वेलोसिटी हमने निकाली, डिस्प्लेसमेंट जो हमने निकाली, वो एक डायग्राम ऐसा बनाइए जैसा ये बनाया हुआ है मैंने। अभी दिखाता हूँ, ये वाला, ये जो ऊपर अभी दिखाता हूँ, ऐसा करके डायग्राम बनाइए। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे। और इसमें ना खुद से आप बनाइए कि मुझे ये जो कॉन्टैक्ट आ रहा है इधर, तो मतलब एक फोर्स यहाँ आएगी। ये इधर जा रहा है तो मतलब एक फोर्स इधर आएगी। ओके, और ये इधर आ रहा है तो उसका मतलब एक फोर्स इधर होगी। एक इसमें यहाँ से यहाँ भी फोर्स आएगी। फिर इनके रिजॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ पे भी कोई ना कोई फोर्स आ रही होगी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये वाली फोर्स कहाँ से कितनी आ रही है। और जो इनके लिए जो वैल्यूज हमने निकाली थी कि वेलोसिटी के लिए क्या निकाली, फिर हम यहाँ पे एक्स एक्स लेके डिस्प्लेसमेंट निकालते थे। तो डिस्प्लेसमेंट वो फॉर्मूला मैंने कैसे ड्राइव किया, तो एक बार उसको उस फॉर्मूले की डेरिवेशन आप कीजिए आज जाके। तो ये जो वैल्यूज है ना, आपको ये वाली वैल्यूज हमने निकाली थी, मैक्सिमम फोर्स निकाली थी वहां पे, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा प्लस cos 2 थीटा बाय n। यू विल मेमोराइज दिस, आपके दिमाग में ये सेव हो जाएगा और ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा आपको। एंड इसके पहले जो हमने फॉर्मूला निकाले वो भी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ऑल, इन चीजों को लिखिए एक बार और 2-3 बार इनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा आसानी होगी। गेटिंग माई पॉइंट? इट विल टेक हार्डली 30 मिनट्स। sir. अगर आप बिल्कुल धीरे धीरे भी करोगे तब भी आपको 30 मिनट्स लगेंगे। आप कहीं भूल रहे हैं देन यू कैन रेफर द बुक। दोनों बुक मैंने आपको दी हैं, बस मैं चाहता हूं कि आप
जो है अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ रेसिप्रोकेटिंग मासेस जो है आप जो है दूसरी वाली बुक जो मैंने दी RS खुरमी उससे कीजिए, एंड जो डायनेमिक बैलेंसिंग वाला जो आपका पोर्शन था आप उसको SS रतन से कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड आई विल बी देयर, ओके। इतना आप कीजिए, ओके। नाउ अटेंड टू योर Okay. रोल कॉल। अमन, अमन, Present, sir. हाँ अमन सिंह रोल नंबर 6। आशुतोष सिंह यादव, Present, sir. चंचल कौशिक। यस सर। चंचल आप लास्ट के 3 क्लासेस में एब्सेंट हो, क्या क्या दिक्कत है? सर तबीयत ठीक नहीं थी। ओके, सो फिजिकली थोड़ी ना आना है आपको, ऑनलाइन तो क्लास ले सकते हैं। नहीं सर, फीवर ज्यादा था, इस वजह से हेडेक भी बहुत ज्यादा हो रहा था। जतिन आर्य, जतिन आर्य स्टिल आज भी नहीं आया। कुणाल शाक्या, इनको पेपर नहीं देने क्या? कुणाल, मोहित, Yes, sir. बच्चे आप भी नहीं आए? सर थोड़ी तबीयत खराब थी, अब रेगुलर नहीं। निधिक कुमार, निधिक कुमार, घर पे पड़े पड़े बच्चे बीमार हो रहे हैं यार। निधिक कुमार, नीतीश मिश्रा, ये तो आता ही नहीं है। नीतीश शर्मा, शुभम कुमार राणा, तुषार कनौजिया, Present, sir. तुषार सैनी, तुषार सैनी, रोहित कुमार जैन। Present, sir. इन बच्चों को बोलो बाकी अपने फ्रेंड्स को ना रेगुलरली अटेंड करें क्लासेस। अगर बहुत मिस कर दिया कंटेंट देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू कैच अप, ओके। सो रिवाइज Okay, दिस sir. as much as you can, memorize these words, memorize these formulas, derive कीजिए। आप देखोगे कि आपको नीड ही नहीं है इनको याद करने की, ये आप बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएंगे। अब 2 बार इसकी डेरिवेशन कर लो, जो डायनेमिक एनालिसिस इन स्लाइडर कैंग मैकेनिज्म जो हमने किया था फर्स्ट क्लास में फ्रॉम ISS रतन, आप वो एक बार कर लो, देन यू विल इंस्टेंटली मेमोराइज दीज थिंग्स। कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा रिलेशनशिप है, इतना टफ है नहीं सब्जेक्ट ये, ओके। बस इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से टफ लगता है, बट यू कैन डू इट इजीली, ओके। Yes, sir. ठीक है, आज यहीं तक क्लास रखते हैं। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। Okay, thank you very much. Thank you, sir.